अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। Another day, another show, but yes, not the another result that we were looking forward to. T20 सीरीज का हुआ आगाज और बारिश से हुआ उसका आगाज एंड इवेंचुअली एक रेन कर्टेल्ड मैच खेला गया गाबा के मकाम पर एंड 29 रन से जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन दिस फर्स्ट T20 इंटरनेशनल। देखना यह है कि आगे आने वाले 2 T20s में कैसे परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान की। फोकस रहेगा हमारा इस मैच के ऊपर, क्या गलतियां हुई क्या नहीं हुआ, और भी डिस्कशन होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बट अभी इस मैच पे हम करेंगे फोकस। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने मैच का जिक्र किया तो जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो लग रहा था कि चौकों और छक्कों की बरसात है, और जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो वो ये कहा जा सकता है वो बारिश चली कि वो खिज़ां के पत्तों की तरह रेत की दीवार साबित हुई, तू चल मैं आया। पाकिस्तान की बैटिंग ने ये कुछ किया और बहरहाल दोनों शोबों में पाकिस्तान ने कुछ अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया। मायूस कुन कारकर्दगी है कि आप 7 ओवर्स में ही आपको इतने रन हो जाएं और फिर आपकी विकटें एक के बाद दीगरे आपकी चलती गिर जाएं। और पाकिस्तान जो कि वनडे सीरीज़ जीत कर आया था, T20 सीरीज़ का आगाज़ उस अंदाज पे नहीं हुआ जैसे हम तवक्को कर रहे थे। बिल्कुल जी, आगाज़ वैसा नहीं हुआ। बट आई होप कि जब हम आगे के 2 मैचेस की बात करें, बिकॉज अब अगला जो T20 है वो सिडनी में खेला जाएगा। सिडनी हैज़ बीन वेरी लकी फॉर अस, तो आई होप कि उसमें चेंजेस भी होंगी। हमें शायद कोई स्पिनर भी इन एक्शन दिखेगा, बिकॉज सिडनी के मकाम पे हमें स्पिनर्स ज़्यादा इन एक्शन दिखते हैं। खैर, आने वाले दिनों के हिसाब से हम उन मैचेस पे तो ज़रूर बात करेंगे। बट आज के मैच में क्या कोताहियाँ हुई और क्या चेंजेस और हो सकते हैं, उसकी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो ये क्या हुआ जी, गाबा के शोर शराबा में तो अजीब ही मसला हो गया। देखिए, एक तो T20 और दूसरा फिर इतना शार्ट होके और लिमिटाइज करके 7 ओवर कर दिया जाए, हाँ। तो उसमें फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी की एक इनिंग या एक बॉलिंग स्पेल सारा मैच चेंज कर देता है। तो मैक्सवेल जैसा आप जानते हैं, सारे जानते हैं कि वो उसकी एक इनिंग सारा कुछ ही चेंज कर देती है। तो वही पाकिस्तान के खिलाफ आज हुआ। मगर जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जीते और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ में 2-1 से उनको हराया है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो कौम की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मेरा ख्याल है कि इस मोमेंटम को थोड़ा सा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए था पाकिस्तान टीम को, और इस तरह इतना आसानी से मैच ऑस्ट्रेलिया को नहीं देना चाहिए था। क्या रीडिंग ऑफ द ग्राउंड में कोई इशू था? बिकॉज ब्रिस्बेन का हमें पता है हमेशा से कि ब्रिस्बेन का ग्राउंड बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो है उसकी बाउंड्रीज किसी जगह से बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं कम हैं, इस तरह से उसका एक डिफरेंट किस्म का शेप है। इट्स नॉट अ राउंड ग्राउंड। मे बी दैट वाज वन इशू। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर ग्राउंड का इशू होता तो दोनों टीमों के लिए सेम होता, मगर डिफरेंस नहीं, उनको तो पता है ना, गाबा इज देयर फोर्ट्रेस एंड इट हैज ऑलवेज बीन ऑस्ट्रेलियाज फोर्ट्रेस। लेकिन डिफरेंस क्रिएट हुआ मैक्सवेल की इनिंग से, क्योंकि अगर मैक्सवेल स्कोर ना करता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इजीली 60 रन तक चेज करना पड़ता और मैं भी पाकिस्तान चेज कर सकता था। मगर उसने बहुत ही एक्सेप्शनल इनिंग खेली और जितने भी पाकिस्तान के बॉलर्स थे उनको आउट क्लास करके रख दिया। तो नेक्स्ट मैच में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को छोड़ के इस पर ही थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे। अच्छा, ये जो ओवर्स महदूद हो गए जब, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स उस अंदाज में गेंदबाजी नहीं कर पाए? उन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान के बैटर्स को, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने। पाकिस्तान के बॉलर्स के पास कोई प्लान नहीं था, स्लोअर वन या फिर उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर बॉलिंग की? देखिए, मेरा ख्याल है कि जब 7 ओवर्स रह जाएं तो आप इतना ज़्यादा उसको प्लान कर नहीं सकते, क्योंकि 1 ओवर आपने करना और फिर आपके पास चांसेस नहीं होते वार्म अप होकर दूसरा ओवर करने के। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक मैक्सवेल की ऐसी इनिंग लगी कि जो लगती ही चली गई और उसका जो फ्लो है पाकिस्तान के बॉलर्स उसको कंट्रोल नहीं कर सके। और उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो उस पर प्रेशर आप देखें कि जब आपने 14 या इससे ज़्यादा रन की एवरेज करनी हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर आप अर्ली ऑन ही थोड़ा सा हिटिंग पे जाते हैं तो उसमें चांसेस तो होते हैं आउट होने के। ठीक है, अब्बास को आपके ख्याल में ठीक इस्तेमाल किया, या फिर चूंकि आपके पास नसीम, शाहीन, हारिस अगर हों तो आप फिर यही कहेंगे कि मुझे मैक्सिमम ओवर्स उन्हीं से करवाने चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उन पे ही जाना चाहिए था आपको, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह पे।
उसको थोड़ा सा रॉन्ग। एक मेरा ख्याल है कि जो रिजवान है उनकी कैप्टनसी में एक चीज़ है कि वो जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उन पर रिलाई करते हैं और कॉन्फिडेंस भी उनको देते हैं। मैं भी शायद रिजवान की ये एक स्ट्रेटजी हो जो कि पास्ट में आपने देखा होगा कि जब मुल्तान सुल्तान के भी कैप्टन थे तो वो जो यंगस्टर थे उनको साथ लेकर चलते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का जब हम यहाँ पर हवाला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सवेरा, तो पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम की मौजूदा कारकर्दगी पर, उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत के हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने कादिर ख्वाजा से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कौमी टीम के मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पाकिस्तान आज तो मैच हार गया अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया से T20, जो कि बारिश की वजह से 7 ओवर्स पे महदूद हो गया था। लेकिन आमिर 22 साल के बाद बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान ने रिजवान की कप्तानी में ख़ास तौर पे हमारे फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। कैसा लग रहा है जब आपने देखा कि मैचेस हम सीरीज़ जीत गए ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया को हराना एक ख्वाब होता है दूसरी टीमों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जितना क्रेडिट दें आप टीम को वो बहुत कम है। जैसे आपने खुद बोला कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई इजी टास्क नहीं था और हमारी एक नई टीम थी, नई लीडरशिप थी, तो आई थिंक जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। यस, जब आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं तो फिर इस तरह के जो हैं रिजल्ट्स भी आते हैं और आई थिंक क्रिकेट भी हम बहुत अच्छी खेलें और इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया की जो बी या कोई सी टीम थी, उनके जो टॉप क्लास के प्लेयर्स थे वो पहले 2 वनडे खेले और हमने उनको 1 साइडेड हराया। आई थिंक ये जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। ये यहाँ से अब आपने मूव फॉरवर्ड होना है, ना कि एक आध सीरीज़ जीत के तो हम फिर वही बैक टू द कहते हैं ना, बैक टू स्क्वायर, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको आगे भी जितनी सीरीज़ आ रही हैं आपको इसी तरह की प्लानिंग्स के साथ खेलना पड़ेगा। आमिर, हमने कई ऐसे मौके में देखा है बड़े मेजर टूर्नामेंट पे जहां पर हम डोमिनेट करते आए हैं बॉलिंग में, चाहे वो बैटिंग हो, उसके बाद हम एक अचानक अप्रोच हमने देखी जिसमें हम डिफेंसिव होने की तरफ चले गए। रिजवान पे हमने वो देखी, मतलब बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, बाबर की दफ़ा जो है वो हम डोमिनेट करते थे, एग्रेसिव होते थे, लेकिन उसके बाद हम डिफेंसिव भी हो जाते थे एकदम पे। रिजवान ने जब डोमिनेट करते आए बॉलर तो फिर उसके बाद चांस नहीं लिया, उसके बाद डिफेंसिव नहीं हुए। कैसी लगी कप्तानी ओवरऑल? देखिए, मैं तो कहता रहा हूँ, बारहा कहता रहा हूँ कि रिजवान को आप जितना क्रेडिट दें वो कम है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया को कहीं स्निफ नहीं दिया। जहाँ भी उसने लगा कि टीम उनकी अंडर प्रेशर है, कि उसने ये नहीं सोचा ओके जो मेरा एक पार्ट टाइम बॉलर है मैं उसके 3-4 ओवर निकलवा दूँ। उसने कहा कि मारना है तो मेरे मेन बॉलर्स को मारो। और मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में मारने के लिए आपको उनकी ज़ुबान में खेलना पड़ता है। वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपको भी अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और रिजवान ने ये दिखाया है और आई थिंक उसकी लीडरशिप का बहुत फ़र्क था। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के क्रिकेट खेलते हैं, इस तरह के फ़ैसले लेते हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और रिजवान को जितना आई थिंक क्रेडिट दो वो कम है। इंग्लैंड में हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में पहला मैच जो है वो हार चुके थे। उसके बाद चेंजेस हुई, शाहीन को, नसीम को, बाबर को, बोल्ड डिसीजन था, उनको रेस्ट करवाया गया, जिससे बैशिंग भी हुई सोशल मीडिया पे। उनके मदाहों ने काफ़ी हद तक बुरा भला कहा, लेकिन एट दी एंड हम लोग सीरीज़ इंग्लैंड से भी जीत गए। तो क्या ये फ़र्क पड़ता है बोल्ड डिसीजन लेने से या मजबूती दिखाने से ख़ास तौर पर? देखिए, फ़ैसले कंडीशंस को देख के लिए जाते हैं। जैसे हमारे सेलेक्टर्स आए, उन्होंने ये देखा कि हमारी टीम को क्या कंडीशंस सूट करती हैं। पहले तो ये होती है, पहले तो आपको ये देखना है। प्लेयर तो बाद में आता है, जो एक मैनेजमेंट होती है, सेलेक्टर्स होते हैं, कैप्टन होता है, पहले तो उनको ये देखना होता है कि जो हम प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस कंडीशन को सूट करते हैं कि नहीं करते। पहले तो ये देखना है। और आई थिंक आप सेलेक्टर्स को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने आते ही कहा कि भाई हमें तो इसी तरह के विकेट चाहिए, हमें वो 2 स्पिनर चाहिए, उनको वापस बुलाएं। और आपको कंडीशंस के साथ खेलना पड़ता है। जैसे मैं रिजवान की क्यों बात करूं कि वो वहाँ की कंडीशंस के साथ क्या खेला कि उसने वो अपने मेन फास्ट बॉलर्स लगाई रखे, कहीं वो स्पिनर उस तरह नहीं लेके आया कि इनको ईजी स्निफ मिल जाए। तो आपको पहले तो कंडीशन देखनी चाहिए। फिर यस, जो आपने ब्रेक की बोली और डिसीजंस की बोली, कई दफ़ा फैसले ऐसे आ जाते हैं अगर प्लेयर को समझ नहीं आ रही होती, जो मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनको समझ आती है। तो मैं हमेशा एक चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि क्रिकेट में ब्रेक एज अ प्लेयर आपको चाहिए होती है। अगर आप नहीं करेंगे, आप मेंटली जब आप थोड़े थकते हैं, फिजिकली थकते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस जाती है नीचे, क्योंकि आपका फोकस हटना शुरू हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। और आप देख भी लें, और उसका फ़ायदा भी हुआ है। अब आप नसीम को देख लें, शाहीन को देख लें, हारिस को देख लें, बाबर को देख लें, अभी वनडे में वो सारे अच्छे टच में नज़र आए। तो ये एज अ प्लेयर मैं बिलीव करता हूँ कि ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा आमिर, चलें अब बात करते हैं आपकी। USA में आपको बुलाया गया खासतौर पर एज ए सीनियर बॉलर और कहा गया रिटायरमेंट आपने वापस ली। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने थी, USA में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब
थोड़ा सा आपके भी फैंस जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर अब कहाँ स्टैंड करते हैं। आया वो T20 आगे जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यू करेंगे या सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही उनका सफ़र महदूद था? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपने देखा भी है और मैं आपने बोर्ड के भी प्लान्स देख लिए, सेलेक्टर्स के भी, कि वो मूव फॉरवर्ड होना चाह रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता आया हूँ कि जब आपको एक क्लियर पिक्चर होती है तो आप भी मूव फॉरवर्ड होते हो। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ कि वो एक बस स्टॉप पे बस खड़े हो जाए और वहीं पे खड़े रहना है, और आपको एज अ पर्सन आपको पता चल जाता है। और इसमें कोई हार्म नहीं है। हर बंदे के लाइफ में अपने प्लान्स होते हैं, क्रिकेट बोर्ड के अपने प्लान्स हैं, मेरे अपने प्लान्स हैं, और आप सबको पता है कि क्रिकेट बोर्ड मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है विद द यंगस्टर्स, विच इज़ ओके। और मैं अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड हो रहा हूँ, और कुछ आई थिंक 2-3 महीनों के बाद आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। नहीं, अभी चले बता दें, अगर आपने रिटायरमेंट लेनी है तो फिर आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ही आपने रिटायरमेंट अनाउंस की। अभी रिटायरमेंट का मैं नहीं कह सकता, तो लेकिन ये 2-3 महीने वेट कर दें। अच्छा, चले 2-3 महीने वेट कर लिए। लास्ट में आते हैं जी, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी है मिली हुई। इंडिया हमेशा की तरह हम पाकिस्तानी मुस्बत एक जेस्चर दिखाते आए हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में भी गए, हालांकि उनको कहा गया पाकिस्तान नहीं आएगा सैंक्शन लग जाएंगी। अगर वो नहीं आते तो फिर भी हमारे ऊपर कहा जा रहा है कि सैंक्शंस लग जाएंगी। तो क्या भारत नहीं आ रहा, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कसूर है वो आईसीसी का है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक प्लेयर हूँ, अगर पाकिस्तान में मैं कोई चीज़ करूँ या कुछ डिसीजंस लूँ या कहीं जा रहा हूँ, एनओसी के लिए परमिशन हमें पीसीबी से चाहिए होती है, राइट, क्योंकि हमारे बड़े आईसीसी इन क्रिकेट बोर्ड्स का बड़ा है। तो पहला तो कसूर ही उनका कि ये जो उन्होंने सारा एक मेस क्रिएट करवा दिया है, और अगर आपको पता था कि इंडिया ने नहीं आना तो आपको ये पहले क्लियर कर देना चाहिए था। आई थिंक कि आईसीसी को ये पहले से पता था। माइट बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि आईसीसी को ये पहले पता था। अगर उनको पता था तो ये चीज़ पहले ही कर देते। अगर अब सुनने में भी ये आ रहा है कि उनको स्पॉन्सर्स भी अब तंग कर रहे हैं आईसीसी को, तो ये अपने लिए मैस क्रिएट खुद आईसीसी ने किया है। अब इसको हल भी आईसीसी को ही करना चाहिए। और जहाँ तक रही बैन का, पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को गो हेड मिला हुआ था। और देखें, लोग कुछ कहते हैं कि बी प्रैक्टिकल, इमोशंस को साइड पे रखें, लेकिन इमोशंस आते हैं। आप देखें कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड हर जगह, पिंडी स्टेडियम, कराची, लाहौर, उनको अपग्रेड कर रहा है। तो किस लिए कर रहा था कि उनको एक गो की कॉल मिली हुई थी, तो वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे स्टेडियम्स हों कि हम सब टीमों को अच्छा वेलकम करें। और उसके बाद फिर आपने आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल था वो भी अनाउंस करना, वो भी नहीं। तो पाकिस्तान, एंड ऑफ द डे विक्टिम तो पाकिस्तान है। तो आप विक्टिम के साथ तो नहीं कर सकते कि आप उन पर ही बैन कर दो। मुझे जो लगता है, अगर इंडिया नहीं आता, वो चाहते हैं कि नहीं, जो मुझे बेस्ट हल लगता है कि आप इंडिया को, ठीक है इंडिया नहीं आता, आप उनको साइड पे करके किसी टीम को ऐड करें और टूर्नामेंट यहीं पे करवाएं, बात खत्म। पाकिस्तान का स्टांस ठीक है इस हवाले से? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि आइंदा आने वाले 2-3 माह उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है और ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी इस हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल ठीक है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, लेकिन कसूरवार असल जो है वो आईसीसी है। बिल्कुल जी। सो 2-3 महीने का इंतज़ार करें कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए मोहम्मद आमिर की तरफ से। मगर द $1 मिलियन क्वेश्चन रऊफ, चैम्पियंस ट्रॉफी एंड द स्टांस जो पीसीबी ने लिया है, और जिस तरह अभी बात ये हुई है कि क्या अब ये टाइम आ गया है कि नहीं, इस दफ़ा हम अटक जाएं इस पे कि नहीं जी हम होस्ट हैं और हमने ही होस्ट करना है। देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर बहुत ज़्यादा जो इंडियन मीडिया और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है और लोगों को गलत बयानी करके डिफरेंट एक पिक्चर दिखाई जा रही है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ना तो सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इशू है ये। आप देखें कि लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का 2007 में खेला गया और उसके बाद इंडिया अभी तक पाकिस्तान से नहीं खेला। 2014 के अवाइल में आपके नजम सेठी साहब ने वोट दिया था बिग 3 के लिए, तो उसमें क्या इनका एमओयू साइन हुआ था इसके साथ, आईसीसी के साथ और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ यह साइन हुआ था कि उसके बाद 2015 से 2023 तक आपने 6 बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है और उसमें 4 पाकिस्तान में होनी है। फिर हुआ क्या, अवाइल में ये हुआ 2014 के 22 मई को जब इंडिया में इलेक्शन हुए 2014 को और मोदी सरकार ने गवर्नमेंट संभाली वहाँ पे, उसके बाद सारा यू टर्न हो गया। देखिए, जब आप एक सिग्नेचर हुई चीज़ पे, एक रिटर्न, एक आपके पास आपसे बात हुई है, आप उससे भी फिर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है।
फिर जब अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर ये सिक्योरिटी का मसला नहीं है। रऊफ साहब, कथा कलामी की मादर चाहूँगा, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान में सफ़े अव्वल के सियासी तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब सुहेल वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनस सईद साहब हमें ब्रिस्बेन से ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, ये जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं बिलखुसूस इन दिनों ज़्यादा ज़ेर बहस हैं। क्रिकेट जो है चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट आइंदा बरस पाकिस्तान में होना है। आपको लगता है कि ये हुकूमतें जब तक आपस में बात नहीं करेंगी मामला हल नहीं होना? और क्या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है या ये सोच रही है कि वो भारत से अपने ताल्लुकात को इस सतह पर बहाल करे कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए खेलने के लिए? जी देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये स्पोर्ट्स के मैचेस इसीलिए होते हैं पॉलिटिक्स, ताकि पॉलिटिक्स से बालातर हो के खेले जाएं और लोग एंजॉय करें, और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर जंग भी है, अगर लड़ाई भी है, तो उससे हालात नॉर्मल आए। तो बुनियादी फलसफा तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें जी, इसमें एक ही बंदा रोल अदा कर सकता है। अगर कोई बर्फ पिघलनी है इंडिया और पाकिस्तान की, और उसका नाम है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान की मुक्तदरा ये कोशिश करे कि भाई उनको उनसे जो है ये बर्फ पिघलाने की कोशिश की जाए, तो तब हो सकता है, क्योंकि इसका पीछे एक पस मंजर है। मोदी उनके घर भी आए हैं, उनसे मेरा ख्याल है कि अगर वो जाएं या बात करें तो शायद एक दोबारा से नया चांस पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप का बन जाए। मगर ना इस वक्त जो मोदी साहब का स्टांस है और इंडिया जिस तरह बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हम अपनी भी प्राइड होती है। और जब मुल्कों के दरमियान इस तरह का कंपटीशन हो तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उसी तरह का रिस्पांस देगा, बल्कि और सख्त रिस्पांस देगा। हम भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हमारी भी एक प्राइड है। तो एक तो अगर तो कंपटीशन है, लड़ाई है, तो फिर ठीक है ऐसी तैसी, लेकिन अगर कोई रास्ता निकालना है तो उसके लिए हमारे पास मियां नवाज शरीफ जो है वो हो सकते हैं, उनको आगे लगाया जाए। लेकिन जाहिर है जब तक हुकूमत या मुक्तदरा मिलके उन्हें ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो खुद अपने तौर पर तो ये स्टेप नहीं लेंगे। बट सुहेल साहब, एक चीज़ समझ नहीं आती, जो कि जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ से वो हमें पता भी नहीं चल रही, बीसीसीआई की तरफ से भी वो रीजनिंग उस तरह की प्रॉपर नहीं आ रही। जयशंकर साहब आ जाते हैं एससीओ के लिए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं इंडिया के वो शामिल होते हैं, वो हिस्सा बनते हैं, वो पाकिस्तान टूर करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं इधर। तो हमेशा ये जो सारी डिस्कशन है ये क्रिकेट पे आके क्यों टूट जाती है? मेरा ख्याल है कि वो अभी ये तासुर देना नहीं चाहते इंडिया वाले कि हमारे नॉर्मलाइजेशन हो चुकी है पाकिस्तान के साथ, या हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो पॉलिटिकल स्टांस है, उनका जो इंटरनेशनल स्टांस है, उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो दुनिया को ये कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो हमारे साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू करते हैं तो फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन वैसे भी करनी पड़ती है, जो शायद इंडिया ये समझता है कि इस वक्त उन्हें सूट नहीं करती। अच्छा सुहेल साहब, ये जो अभी जयशंकर पाकिस्तान आए, इस दौरान आप तक कुछ इस किस्म की इतलात, कुछ खबरें पहुंची कि वाकई कोई क्रिकेट की बातचीत हुई और गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तब्दीली आई? इससे पहले भारत सोच रहा था कि वो पाकिस्तान की तरफ सफ़र कर सकता है? जो मेरी इतला है, जो मैंने पता किया था कि देखें, जयशंकर का जो दौरा था वो बहुत अच्छा रहा जी। और इस हद तक के दोनों ने, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर ये तय किया कि कोई मुश्तरका एलामिया, कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। क्योंकि अगर मुश्तरका एलामिया जारी हुआ या मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाएंगी। तो इन्होंने इससे अवॉइड किया और जयशंकर साहब भी बड़े खुश गए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को भी काफ़ी इत्मीनान था उनके दौरे से। तो वो दौरा तो एक पॉजिटिव स्टेप ऐसे लगा कि पाक इंडिया रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन उसके बाद वाकयात से ऐसे लगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल मैप पे जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी है, और जो है इंडिया की
जो इंटरनेशनल मैप पे इम्पोर्टेंस थी खासकर मोदी साहब की, वो कम हुई है। इलेक्शन में जितनी उन्हें तवक्को थी उससे बहुत कम सीटें मिली हैं, एक कमज़ोर हुकूमत बनी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मईशत मजबूत हो रही है, जो पाकिस्तान के अंदर SCO हुई और चीज़ें हुई, उससे जो ये तासुर था कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड है, पाकिस्तान को कोई इमदाद भी नहीं देगा, इमदाद भी मिल गई, आइसोलेशन भी ख़त्म हो गई। फिर ये था कि बड़ी यहाँ अंदर बड़ी इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क चल ही नहीं रहा। वो भी आलमोस्ट मुल्क चलना शुरू हो गया, इकॉनमी चलनी शुरू हो गई। तो दूसरी तरफ जो इंडिया के हालात हैं उसमें कोई इतनी नुमाया बेहतरी नहीं आई, बल्कि नीचा है। माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी डिससेटिस्फेक्शन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ प्रपोर्शन ज़्यादा है माइनॉरिटीज़ की। तो इसलिए जो है इंडिया ये समझता है कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त हमने दोस्ती की टेबल पर बिठा लिया तो उन्हें नुकसान पहुंचेगा, इंडिया वाले समझते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि एक मेजर कंसेंसस हो चुका है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और ख़ासकर एस्टेब्लिशमेंट में भी, कि अब इंडिया से हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमें इंडिया से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और इसलिए अगर जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और भारत ने तकब्बुर का मुजाहरा किया, कुछ चीज़ें हमारी मानी, तो मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप बेहतर होने का इम्कान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब, आपने अपना वक्त दी, कीमती राय है हमारे देखने वालों तक और क्रिकेट दुनिया भर में देखने वालों तक पहुंचाइए। अनस सईद साहब हमारे साथ इस वक्त ब्रिस्बेन से मौजूद हैं। अनस साहब, क्या कहा है मोहम्मद रिजवान साहब ने, ये 7 ओवर्स का मैच पाकिस्तान इतनी आसानी से हार गया है? देखें आप साहब, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि जी मैं अपनी जो बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हूँ। एक ये जुमला मुझे उनका लगा जो उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की बॉलिंग किया आज बॉलर्स ने और इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया सिर्फ 7 ओवर में, लेकिन वो कह रहे थे कि वो सेटिस्फाई हैं। दूसरा, जब उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान टीम आज इतना मतलब मुख्तलिफ नजर आई है, स्ट्रगल करती नजर आई, तो उन्होंने कहा जी टीम को मतलब यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, नई टीम तैयार कर। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बाकी उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक है कि जो पाकिस्तान जिस तरह आज हारा है, तो पाकिस्तान के पास हार्ड हिटर नहीं था। तो मोहम्मद रिजवान ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान टीम में जो 11 के 11 प्लेयर हैं वो मैक्सवेल जैसी हार्ड हिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली है तो पाकिस्तान हार्ड हिटर होता तो पाकिस्तान, मुझे बताएं कि मोहम्मद रिजवान इस तरह की खुद हार्ड हिटिंग नहीं कर सकते हैं, बाबर हैं, उस्मान खान है, तो इस तरह के प्लेयर हार्ड हिटिंग इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि फखर जमान को भी मिस किया, इफ्तिखार को भी मिस किया। तो रिजवान ने भी इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चीज़ें हैं कुछ बेहतर होनी चाहिए। तो मतलब रिजवान को सेटिस्फाई नजर आ रहे थे बॉलर से, लेकिन जिस तरह कि हमने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान टीम अपनी हार्ड हिटिंग की वजह से, पाकिस्तान के पास उस तरह हार्ड हिटर ना होने की वजह से पाकिस्तान आज जो हारा है, और बाकी बॉलर्स मतलब बैट्समैन आते हैं और वापस जाते गए। अनस, दूसरे T20 के हवाले से कोई बात की रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मोहम्मद रिजवान यही कह रहे थे कि जी अगले मैच में हम मतलब अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको नहीं लगता कि साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को, आमिर जमाल को, जो कि पिछले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उनको कैरी करना चाहिए था। तो उन्होंने इसी पे यही कहा कि जी टीम नहीं तैयार कर रहे हैं, टीम हमें बना रहे हैं, टीम ने जिम्बाब्वे भी जाना है, और कहा कि अगले मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि अगले मैचेस हम जीतेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने आज की परफॉर्मेंस दी है, बज़ाहिर उससे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जिस तरह की उनके बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन पाकिस्तान अब किसी भी एक मिनट के भी नहीं लगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच के अंदर है। बॉलर्स हैं, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर खाया, बैट्समैन है वो आए हैं और उनकी जो हिटिंग थी वो कैच वाली हिटिंग थी, आउट होने वाली थी, तो प्रॉपर हिटिंग भी नहीं की गई है। तो वही जो पाकिस्तान टीम लैक कर रही है वो हार्ड हिटिंग, पावर हिटिंग का मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनस, आप हमारे साथ वहाँ पर मौजूद रहे और आप भी किया। क्या ख्याल है, थोड़ा वक्फा ना ले लें, थोड़ा हमें चीज़ें भी और मिल जाएंगी, एक वक्फा ले लेते हैं आप, ठीक है? एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद आएंगे और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे।
जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर, जिसमें अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 मैच में नाकामी का सामना रहा है। और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जब से रिजवान कप्तान बने हैं, द चेंज ऑफ एटीट्यूड हमने ओडीआईज में देखा। ओडीआईज में जिस तरह पाकिस्तान टीम का वो जो स्पार्क हम कहते थे मिसिंग है, वो स्पार्क आया। किस तरह आप रेट करेंगे रिजवान को एज अ कैप्टन, और क्या डिफरेंस लाए वो टीम के अंदर? देखिए, इसके बारे में बहुत अरसे से बातचीत चल रही थी, क्योंकि एक नेचुरल उनमें फ्लो है कैप्टनसी का, एक नेचुरल स्किल है उनके अंदर लीडरशिप का। आपने और फिर वो डेवलप होके आए हैं राइट ग्रास रूट लेवल से। उन्होंने क्लब लेवल पे की हुई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने की हुई है, अपने डिपार्टमेंट की कैप्टनसी उन्होंने की हुई है, PSL में वो कैप्टन रहे हैं। तो उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कैप्टनसी के। फिर जो एक नेचुरल एक लीडरशिप स्किल है वो रिजवान के अंदर मौजूद था, जो हमारे जो बाकी कैप्टन हैं उनके अंदर मौजूद नहीं है। मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ कि जो हमारे आप देखें कि बाबर आजम को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए, उसके बाद शान मसूद को चांस दिए गए, मगर वो है थोड़े से रिएक्टिव टाइप कैप्टन के। आपने देखा होगा कि जब दूसरी टीम रिएक्ट कर जाती है, अपनी स्ट्रेटजी बना देती है, तो उसके बाद वो रिएक्शन उनका शुरू होता है जब पानी आपके सर से गुजर जाता है। मगर आप रिजवान का डिफरेंस उनके साथ ये आता है कि ये प्रोएक्टिव है। कि आपने देखा होगा कि जिस तरह मैक्सवेल आए हैं पिछले 2-3 मैचेस में, तो उन्होंने पहले ही अपनी स्ट्रेटजी फाइनल कर ली थी उनके खिलाफ। अपने बॉलर्स को एक स्ट्रेटजी दे दी थी कि इनको इस तरीके से प्लान करके आउट करना है। तो ये जो सक्सेसफुल कैप्टन होता है वो प्रोएक्टिव कैप्टन होता है, और पहले ही वो स्ट्रेटजीज सेट कर लेता है किस तरह बैट्समैन को ट्रैप करना है, और इसी तरह बैटिंग में भी स्ट्रेटजी सेट करता है। तो ये रिजवान का पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, हमारे बॉलर्स का जब जिक्र किया तो बैटिंग भी नहीं चली। अगर चलें कम हो गए, ओवर्स कम हो गए, 7-7 ओवर्स तक आ गए, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं इसका मलबा सारा उठाना था ओवर्स कम होने का? बैट्समैन भी नहीं चल पाए हैं, तो ये रन्स का दबाव था, या फिर ये अगर बैटिंग बॉलिंग की बात करते हो, मैक्सवेल वर्सेस पाकिस्तान था, और फिर जब पाकिस्तान के बल्लेबाज आए हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेशर था, क्योंकि अर्ली ऑन ही अगर आपकी 13 या 14 रन की एवरेज हो तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और एक आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल किस्म का टारगेट बन जाता है। तो उसमें फिर कोशिश तो करते हैं, क्योंकि आप इस तरह मैच को जाने तो नहीं देते, तो फिर जो भी उनकी कोशिश होती है ऑडिटिंग की, उस पर वो जाते हैं क्रॉस बैट के साथ, तो उसमें फिर ये डिज़ास्टर हुआ पाकिस्तान की बैटिंग का। शायद ये भी कि आपको जब एक मैसेज दे दिया जाता है कि ठीक है तेज़ खेलो जाके, शायद उसमें एडजस्ट करने में हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा चूक जाते हैं कि नहीं जी गो एंड हिट आउट। वो हिट आउट का मतलब उन्होंने कुछ और ही समझ लिया कि हिट आउट। तो देखिए, जो नेचुरल T20 जिस तरह का मैक्सवेल प्लेयर है, उस तरह के बैट्समैन हमारे अंदर फ़खर जमान है कि जिनके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी है कि वो थोड़ा सा मोमेंटम चेंज कर देते हैं, उनके पास अपने ही शॉट्स है। फिर दूसरा थोड़ा सा साइम अयूबी इस किस्म के आप उनको प्लेयर कह सकते हैं। तो इनका दौर T20 में ना होना भी एक क्वेश्चन मार्क मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऐसी शॉट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं जो कि क्रिकेट बुक में मौजूद नहीं होती, जिस तरह के मैक्सवेल वगैरह खेलते हैं। और जब आपने स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलनी होती है, तो जो हमारे थोड़े से टेक्निक वाइज अच्छे बैट्समैन होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सेटल डाउन करने के लिए। उनके लिए इस तरह खेलना बहुत मुश्किल होता है। सो रऊफ, लीविंग आउट फ़खर जमान, आपको लगता है कि कहीं सही डिसीजन था ये, या वो शायद जो उन्होंने कनेक्शन कैंप में शिकायत लगा दी उसका भुगत रहे हैं, या जो ट्वीट कर दी वो उसका भुगत रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें आप बोर्ड को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिक रहा हूँ बोर्ड का, मगर आप बोर्ड को इस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। क्योंकि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो, आपने साइन किया हो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपको अपनी ज़बान थोड़ा सा बंद रखनी पड़ती है। फिर आपके जो तयशुदा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। अब रऊफ, दो चीज़ें पूछी ना मैंने, क्या ये उसका असर है जो उन्होंने कनेक्शन कैंप में कह डाला, शिकायत लगा दी उस्मान वाला साहब की, या फिर वो ट्वीट का रिएक्शन? देखिए, जो कनेक्शन कैंप में उन्होंने कंप्लेन की थी उसका तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया आपके चेयरमैन ने। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने वहाँ पे बात की थी, हमने इसको अच्छी बातें की, पॉजिटिव तरीके से लिया, और उसके बाद आपके जो डायरेक्टर हैं वो चेंज भी हो गए, और उनकी जगह एक नई अपॉइंटमेंट वहाँ पे आ गई। बिल्कुल, इसका मतलब वो चीज़ तो एक्सेप्ट की गई है। मगर जो दूसरी चीज़ थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अनएक्सेप्टेबल थी, जो उन्होंने बाबर पे रिएक्शन शो किया था। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है कि फॉल्ट फ़खर जमान का था, और उससे ज़्यादा उस आदमी का फॉल्ट था जिन्होंने उनको वो ट्वीट लिख के अच्छा, ये वापस अगर हम आते हैं इस T20 मैच पर, और ये इस सीरीज़ में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? वैसे थे फास्ट बॉलर्स, यहाँ पर विकेटें भी पाकिस्तान ने ली 8, 10, तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का हिस्सा रहा ज़्यादा। आज क्या फ़र्क रहा, और इस पूरे टूर पे 4 मैचेस में जब तक पाकिस्तान ने खेले हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि
आउटस्टैंडिंग बॉलिंग रही है और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम एक जेल टीम नज़र आई है उनका। देखिए, एक तो हम बात करते हैं बैटिंग कम्बिनेशन का, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी फार्मेट जीतने के लिए आपके पास आपका जो बॉलिंग का मोमेंटम और कम्बिनेशन बड़ा अच्छे तरीके से जेल हुआ हो और बना हो एक साथ, और उनको कोऑर्डिनेशन में चलना आता हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि एक आपका बॉलर जो रन एक्सीड कर रहा होता है तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रन रोके और उसको सपोर्ट करे, जो उसका मेन विकेट टेकिंग बॉलिंग होता है। जिस तरह बैटिंग पार्टनरशिप में होती है, इस तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप में होती है। आपने इंग्लैंड में देखा होगा, जेम्स एंडरसन ने जो उनका बॉलिंग अटैक है बड़े लंबे अरसे तक लीड किया। उसकी वजह ये थी कि वो एक टारगेट सेट करता था और उसके मुताबिक वो बाकी जो बॉलिंग अटैक था वो उस पर अमल करता था। तो ये चीज़ देखने में आई है कि इस दफ़ा जो कम्बिनेशन था पाकिस्तान की बॉलर्स का वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे जाने में कामयाब हुआ। रऊफ, शाहीन की बॉलिंग की अंडरस्टैंडिंग का जो डिफरेंस हमें दिखा इस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज, स्पीड, यस स्पीड इशू है, वो जब से अपनी इंजरी से वापस आए स्पीड अभी भी इशू है, मगर जिस तरह अब आपको वो लाइन वेरिएट करते हुए दिखे, लेंथ वेरिएट करते हुए दिखे, क्या उन्होंने सीख ली है ये बात कि नहीं, अगर मैं स्पीड नहीं उस तरह डिलीवर कर पा रहा तो मैं कोई और वेपन ढूंढूं? देखिए, बहुत ज़रूरी है और इनको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपकी जो पेस है वो डिक्लाइन उसका हो चुका। जब तक उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करते हुए मेरा ख्याल है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कास्ट हुआ, उनको उनकी बॉलिंग में भी डिक्लाइन आया, उनकी जो इकानमी थी वो भी ऊपर जाती चली गई और उसके बाद वो रिदम भी बरकरार नहीं रहा। मगर जब आप उनको उनकी स्ट्रेंथ का, क्योंकि मैंने 1 साल पहले शायद लिखा था कि जब इनको अपनी स्ट्रेंथ को जाँचते जाँचते 1 साल का अरसा गुजर जाएगा, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि आपका जो माइंड होता है या बॉडी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आप 147 से 130 पे आ जाए। तो इसको एक्सेप्ट करते थोड़ा टाइम लग चुका था और अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। अब उन्होंने जो एग्जैक्ट लाइन एंड लेंथ है एक सीम बॉलर की उसको हिट करना शुरू किया, और जैसे जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेंगे और उस लाइन एंड लेंथ पे हिट करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे। 147 पर दोबारा जा सकते हैं? एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई शाहीन दोबारा 147 पर जा सकते हैं, और अगर जाती हैं तो लोगों के लिए बड़ा खुशकुन मंजर होगा? ये आप सब में $1 मिलियन क्वेश्चन है, और इसमें मेरा ख्याल है कि आप शाहीन से ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम उन लोगों को ठहराना पड़ेगा जो कोचिंग स्टाफ में और मैनेजमेंट में रहे हैं। क्योंकि एक यंगस्टर जब आता है तो उसके अंदर एक तहरीक होती है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की हर फील्ड में। जब उनको इंजरी हुई है और जो इंजरी भी फ्रंट उनके नी की थी, तो उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होकर उनको वापस आना चाहिए था, और इनको गाइड करना चाहिए था जो उनका कोचिंग और मेडिकल स्टाफ है कि अगर आप इसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मेरा देखें वेट 80 kg है और मैं बॉलिंग करता हूँ जंप लेके, जब मैं जंप लेता हूँ तो जब मेरा फ्रंट नहीं है जिसका लेगामेंट शाइन का डैमेज हुआ, उस पर मेरा 240 kg वेट उसका प्रेशर उस पर पड़ता है नी पे। तो जब उस पर इंजरी होगी और मैं पहले ही इंजरी से प्रीमेच्योर वापस आ जाऊँगा तो फिर मैं उसको सेव करने की कोशिश करूँगा। उस सेव में मेरा जो सारा बायोमैकेनिक का बॉडी का वो शैटर कर जाएगा, वो बाहर को चला जाएगा। तो बजाय मैं उस पर लोड डालने का, मैं वो लोड शिफ्ट करूँगा अपनी बैक लेग पे, अपनी कमर पे और अपने शोल्डर्स पे। तो जिसकी वजह से सारे का सारा जो आपकी कॉइल होती है बॉलिंग की वो शैटर होती चली गई, और उसके बाद फिर उनका जो सारा बॉडी मोमेंटम है वो दूसरी तरफ टर्न कर गया और पेस उनकी डिक्लाइन पे चली गई। मगर इसको वापस लाना मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छा जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है कोई जिसको बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, तो उसके साथ अगर वो काम करें थोड़ा सा टाइम लगा के, तो फिर मे भी वो वापस का रास्ता है। बिल्कुल है, वापसी का रास्ता है। सिर्फ बायोमैकेनिक, एक अच्छे बायोमैकेनिक्स के थ्रू हो सकता है या फिर एक मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग कोच भी चाहिए होगा? बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस बात पे भी तो डरते हैं कि मैं फिर से वजन दूंगा उस नी पे, कहीं फिर से कोई इशू ना हो जाए। ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं उनको समझाने वाला है, क्योंकि ये चीज़ कोऑर्डिनेशन से चलती है। सिर्फ जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है वो एक प्लेयर की जो प्रॉब्लम्स है उनको वो जांच नहीं सकता। देखिए, मैंने 25-30 साल अगर फास्ट बॉलिंग की है तो जो चीज़ें मैं एक फास्ट बॉलर के बारे में बता सकता हूँ, एक बायोमैकेनिक एक्सपर्ट जिसने सिर्फ एक ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी हुई है वो चीज़ें वो सही नहीं करवा सकता। अब ये दो ये हो जाएंगे, और एक जो आपका जो मेंटल हेल्थ कंडीशन, हाँ, साइकोलॉजिकल जो इशू आपका करने वाला होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, ये 3 बंदे मिल बैठकर बात करेंगे आपस में, ये कोई जॉइंट एक उसका सोल्यूशन निकालेंगे और फिर उसको ब्रीफ करेंगे, और फिर उसको ब्रीफ करके उसको दोबारा उसके रिदम में वापस लाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो बाकी कंट्रीज करते हैं, मगर हमारे ये नापायद है यहाँ पे। अच्छा रऊफ साहब, जैसे अब वापस हम आज के मैच पर अगर आते हैं, अगर 90 से ज़्यादा रन 7 ओवर्स में बनाना है तो क्या उसके लिए जाउन शॉट्स की तरफ नहीं जाया जा सकता था कि जिसने भी आना है उसने उठा के मारने की कोशिश करनी है, और फिर अगर आप 70 पे 76 की बाउंड्री पे 78 की बाउंड्री पर हैं
तो ग्राउंड शॉट्स बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता? उसकी कमी है पाकिस्तान की बैटिंग में? इसमें अब सब थोड़ा सा इशू ये है कि बिल्कुल होना तो ग्राउंड शॉट्स पे जाइए, टेक्निक पे ही जाना चाहिए, मगर देखें कि आपके सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, अब पहले जो दो ओवर्स आपने करने हैं उसमें, तो आपके जो 9 फील्डर हैं वो दायरे के अंदर होंगे, तो वहाँ पे ग्राउंड शॉट्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और स्पेशली जब आपको पता है कि आपने 13 या 14 रन की एवरेज करनी है, तो अगर ग्राउंड शॉट्स में आप उसको नहीं पार कर रहे दायरे को, तो फिर आपको थोड़ा सा ऊपर खेलना पड़ेगा। और उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों ने प्रेशर में आके विकेटें गंवाई हैं, क्योंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया ने उनको चांसेस वगैरह नहीं दिए, फील्डिंग भी उनकी अच्छी थी और बॉलिंग भी बेहतर थी। इसकी वजह से उन्होंने बड़ी शॉट्स खेलने की कोशिश की और उसमें वो मिसमैनेज हुए और पाकिस्तान की विकेटें गिरती चली गई। क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का टेम्पलेट देखते हैं, जो आज ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है, बाउंड्री से 72 रन टोटल मिले, 9 चौके और 6 छक्के। सो 72 रन उन्होंने मिनिमल ओवर्स में बना लिए थे, उसके बाद तो बचा ही नहीं था पीछे जो जितना उन्होंने टारगेट सेट किया है। तो मे बी दैट कैलकुलेशन हम कहीं उस चीज़ को मिस आउट करते हैं कि उसको कैसे डिवाइड करेंगे उस कैलकुलेशन को। देखिए जब वो बैटिंग कर रहे थे उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बैटिंग कर रहे थे और फिर जो एक फ्लो बना, हमने ही करवाई थी, हमने टॉस तो हमने ही जीता था। तो लेकिन हमने कहा था बैटिंग कर लो भाई पहले लेकिन वो मैच भी लिमिटाइज होता चला गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर करेगी, क्योंकि जैसे पूरे 20 ओवर्स खेलने को मिलेंगे बॉलर्स और बैट्समैनों को, तो उसमें पाकिस्तान बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जाएगा। और जो सिडनी की पिच है वो भी थोड़ा सा इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होती, उसमें मेरा ख्याल है कि एक हाई स्कोरिंग मैच, ग्राउंड भी छोटा है कंपैरेटिवली, ग्राउंड भी छोटा है। इसको हम थोड़ा मार्जिन दे सकते हैं पाकिस्तान की बैटिंग को? आज अगर हम इसको पूरे 11 को देखते हैं तो इसमें रिजवान, बाबर और उस रिजवान और बाबर के अलावा तो सब के सब आपको ये लगता है कि बहुत नए हैं। उस्मान खान है, सलमान अली आगा है, इरफान खान है, हसीबुल्लाह खान है, साहिबजादा फरहान है। और ये हसीबुल्लाह का जो बैटिंग ऑर्डर है, आप समझते हैं कि ये ठीक है अगर वो 6-7वें पर आएगा, या फिर ये एक नए खिलाड़ी के साथ थोड़ा सा उसके साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी है? देखिए उसके साथ मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से थोड़ी ज़्यादती चल रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। आप PSL जो हुई है उसमें, क्योंकि आपका जो मेन प्रोमिनेंट प्लेयर होता है आपने उसको डेवलप करना होता है राइट फ्रॉम द ग्रास रूट पे। जो PSL है आपकी अपनी लीग है, अपने जो अच्छे प्लेयर हैं जिनको आपने पाकिस्तान टीम में खिलाना है, उनको आपको वहाँ पर मैक्सिमम चांसेस देने पड़ेंगे। आपने वहाँ पर उसको खिलाया है, 2 मैचेस के बाद उसको एक तो नंबर उसका शटर किया, नीचे लेकर चले गए, फिर उसको बाहर बिठा दिया और वो 5 मैच वहाँ पर बाहर बैठा रहा। और यहाँ पे भी उसके बाद अब्बास आफरीदी आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान टीम के साथ टूर रहे हैं न्यूजीलैंड, वो बाहर बैठा रहा। फिर उसके बाद वहाँ भी उसकी पोजीशन चेंज की, उसके 6-7वें नंबर पे भेजा, फिर उसको यहाँ पर वापस लाए जो आपका चैंपियंस कप हुआ है, उसमें भी आप देखेंगे उसको रिजवान की टीम है, वो विकेट कीपर है, आपने उसको रिजवान की टीम में सेलेक्ट कर लिया और फिर रिजवान सारे मैच खेला, वो फिर बाहर बैठा रहा। तो ये मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है उसको ये सोचना चाहिए कि जिसको आपने पाकिस्तान टीम में खिलाना है उसको कम से कम कंटिन्यू चांसेस तो डोमेस्टिक में दे, ताकि उसका एक फ्लो तो चलता रहे। क्योंकि आप पूरा सीजन उसको डोमेस्टिक में बाहर बिठा कर रखेंगे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में, फिर जब पाकिस्तान का मैच आएगा उसमें आप उसको 6 पे भेज देंगे, तो वो फिर रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। बट हम जहां सिचुएशनल बैटिंग की बात करते हैं, आज एक डिफरेंट सिचुएशन थी। रिजवान कप्तान है, बट रिजवान को आज ओपन करना चाहिए था साहिबजादा फरहान के साथ। देखिए रिजवान डिफरेंट कैप्टन है। मैं आपको एक चीज़ रिजवान के बारे में बता दूं कि वो सेक्रीफाइस करना जानता है, वो बच्चों को डेवलप भी करना जानता है, साथ लेकर भी चलना जानता है। आप देखेंगे कि वो आगे जो मैचेस आएंगे और जो आगे अगर उसको लंबा टाइम पाकिस्तान की कैप्टनसी का मौका दिया गया तो वो अच्छे बच्चे साथ जो ग्रूम करके जाएगा। जिस तरह मुल्तान सुल्तान में जितने ये वाइल्ड कैप्टन था मुल्तान सुल्तान में किसी फ्रेंचाइज का, जिसने मैक्सिमम और फेयर चांसेस दिए, जितने भी यंगस्टर बेंच पर बैठे हुए थे सबको साथ लेकर चला और से रिजल्ट प्रोड्यूस किया। बट ओपनर्स का क्या होगा? हमें ज्यादातर डोमेस्टिक में ओपनर्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अभी इस टीम में भी आपको एक ओपनर्स की लिस्ट दिख रही है। रिजवान अगर ओपनिंग स्टांस से नहीं हटेंगे तो फिर क्या होगा? ये पाकिस्तान फिर क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उनको सोचना चाहिए कि देखें ओपनिंग बेसिकली बहुत आसान काम है। आपको नए बॉल पे आपको हिट आउट करना होता है, आप टाइमिंग उसके साथ आपकी सेट होती है, मगर सबसे मुश्किल तरीन काम आपको मैच जितवाना होता है मिडिल आर्डर और लोअर मिडिल आर्डर में जाके। और यही जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान की हर्डल्स क्रिएट होती हैं कि आपके पास मिडिल आर्डर और लोअर मिडिल आर्डर नहीं है। और वो लोअर मिडिल आर्डर या मिडिल आर्डर आप कहीं भी देखें, पास से अगर ज़हीराबाद से निकलें आप, जावेद मियांदाद और उसके बाद सलीम मलिक और इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान, मिसबाउल्लाह के बड़े मेच्योर प्लेयर हैं। और इनके डोमेस्टिक अगर मैचेस देखें तो 2-2, 3-3
300 डोमेस्टिक के मैचेस थे, तो जो आपका डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उसने आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर का ट्रेंड सेट करना होता है। तो जब तक यहाँ पर म्यारी क्रिकेट नहीं करवाएंगे, और बदकिस्मती ये है कि आपने इस साल भी डोमेस्टिक के मैचेस कट करके 10 से 5 कर दिए हैं, तो अब फिर डेवलपमेंट, और वो ड्यूक भी चल रहा है और वो जल्दी जल्दी खत्म भी हो रहा है। जैसे सवेरा ने भी रिजवान का सवाल किया ना, इससे एक और जहन में सवाल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी T20 टीम को प्लान करता है तो रिजवान तो चूंकि कैप्टन है, तो फिर बाबर के लिए मुश्किल हो जाएगी खेलना? देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई बंदा भी क्रिकेट से बढ़ के नहीं है। देखिए, जो आदमी पाकिस्तान को सूट करता है, पाकिस्तान को उसको लेकर चलना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। आप देखिए, पास्ट में बड़े बड़े लोग आए हैं, चले गए, माजिद खान चले गए, फजल महमूद, इमरान खान, वसीम अकरम, लंबी लिस्ट है, और पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रही है। तो क्रिकेट से आप बड़ा किसी को ना बनाए, डेवलपमेंट प्रोसेस अपना स्ट्रॉन्ग रखें, बेंच स्ट्रॉन्ग करें, पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें, रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। डज नॉट मैटर कि कौन आता है कौन जाता है, जो सर्कल में परफॉर्म करता रहेगा उसको टीम के साथ रहना चाहिए। जो नहीं परफॉर्म करता उसकी जगह पे आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए डोमेस्टिक में कि वो उसको टेक ओवर कर सके। क्योंकि आप देख रहे हैं, बाकी मुल्कों को भी देख रहे हैं कि अभी से 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या हम उस ट्रैक पे टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा आने में, या आ गए? देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आप देखें कि जो लास्ट 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीता, उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज थी। आप दोनों टीमें उठाकर देख लें, उसमें शायद 1 या 2 प्लेयर होंगे जो मेन स्ट्रीम टीम में खेल रहे थे, बाकी सही सारी नई टीमें थी। न्यूजीलैंड ने इसी तरह नई टीम भेजी है, अफगानिस्तान इवन वो अपनी चेंजिंग कर रहा है। तो हम थोड़ा लेट नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि लेट हो चुके हैं। तो अफगानिस्तान का क्या करना है? ये तो अभी भी श्रीलंका के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेल गए। अच्छा, एक और बात रऊफ साहब, ये अगर अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो ये कुछ चंद हफ्ते पहले लोग ये भी बात कर रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान इस खित्ते में वाइट बॉल में कोई दूसरी बेहतरीन टीम नहीं रही, बल्कि वो तीसरे नंबर पर चली गई, और दूसरे नंबर पर आप श्रीलंका के बजाय भी इंडिया और उसके बाद अफगानिस्तान को लोग देख रहे थे। आपको लगता है वाकई अफगानिस्तान की क्रिकेट इतनी बेहतर हुई है? अभी वो इमर्जिंग एशिया कप भी जीते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनका डेवलपमेंट प्रोसेस पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अफगानिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप अगर इमर्जिंग एशिया कप भी देखें तो उसमें भी एक उनके बैट्समैन थे सादिकुल्ला, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म का परफॉर्म किया, और मेरा ख्याल है कि वो उस टूर्नामेंट की फाइंड थे। और उसके बाद गुजनफर एक नया इजाफा उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक में। तो अगर आप इस तरह के प्लेयर्स डेवलप करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप सुपर पावर बनने के लिए जा रहे हैं। बट रऊफ, हम हमेशा बात करते हैं प्लेयर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो यही हम मुसलसल रोना गाना सुनते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वैसा है, फैसिलिटी ऐसी हैं, फैसिलिटीज़ वैसी हैं। क्या अफगानिस्तान में बेहतर फैसिलिटीज़ हैं हमसे? नहीं, फैसिलिटीज़ बेहतर नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ऑनेस्टली चल रहा है। और बेसिकली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जितना आप ऑनेस्टी से सिस्टम को चलाएंगे उतनी आपकी डेवलपमेंट बेहतर होगी, उतना ही ज़्यादा आपको नेचुरल टैलेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावेद मियाँदाद या वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स को भी निगलेक्ट कर देते तो उनकी डेवलपमेंट तो किसी ने नहीं की हो, तो एक पिक एंड चूज़ थी, ऑनेस्टली पिक एंड चूज़ किया गया और सुपरस्टार बन गए। इसी तरह वकार यूनुस की मिसाल है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि अभी मिसिंग हो रही है। तो जो अच्छे नेचुरल टैलेंटेड हैं वो इंतहाई शुरू के लेवल में अंडर 19 अंडर 16 में वो इस इशू की वजह से वो साइडलाइन हो जाती हैं, और कुछ ऐसे लोगों को फेवर मिल जाती है जो कि डिज़र्व नहीं कर रहे होते। तो ये इशू आ रहा है, और अफगानिस्तान में अभी तक ये चीज़ पॉलिटिसाइज नहीं हुई और डेवलपमेंट प्रोसेस उनका प्रॉपरली जा रहा है। अच्छा, ये अभी पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग, जिस तरह आपने शाहीन का 140 147 से 132 का आपने हवाला दिया, नसीम शाह भी आपको लगता है वो तो अनफिट कहीं नहीं हुए, या फिर उनका भी वो जो कंधे का एक मसला हुआ था उस वजह से उनकी भी पेस वो नहीं रही? देखिए, बेसिकली उनका भी हुआ है, क्योंकि उनका जो रोटेटर कफ था वो इंजर्ड हो चुका है, और जब एक दफ़ा आपको रोटेटर कफ टीयर आ जाए तो फिर आपके लिए वो पेस दोबारा बहाल करना उस लेवल पे बहुत मुश्किल। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये 147, 148, 149 को भी टच करते थे, तो अब ये कंसिस्टेंट 138 से 142 तक जा रहे हैं। उसके बाद फिर जो इनका फ्रंट टो है, जब लैंड करते हैं तो वो पॉइंट कर होता है स्क्वायर की तरफ। अभी तक तीसरा साल है, उनको किसी ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी और इसको सीधा करवाने की कोशिश नहीं की। तो आस्ता आस्ता अगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम उसको भी सीधा करवाया जाता तो उनके जो लैंडिंग फुट है उस पर थोड़ा सा लोड बर्दाश्त करने की सकत पैदा हो जाती, तो उनका मोमेंटम अच्छा बिल्ड किया जा सकता था। एक जो बॉलिंग की क्वाइल होती है, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि मिसिंग लिंक है। अगर बेहतर करेंगे तो वो और बेहतर हो सकती है। यकजा करने वाली बात ये क्यों होती है अब्दुल रऊफ साहब? इसमें कोई मसला आपको लगता है कि टीम में वाकई, ये कहने का मतलब तो यही है ना कि कुछ नहीं है जो करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल किया, क्योंकि यंग लड़कियां और मोहम्मद रिजवान काफ़ी सीनियर कैंपेनर हैं और काफ़ी कैप्टन हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
तो इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल मेरा नहीं ख्याल कि होगा टीम को यकजा करना। और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इनका कम्बिनेशन बनता जाएगा, जिस तरीके से ये खेलते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यकजा होते जाएंगे। जो पुरानी सिचुएशन थी पाकिस्तान में यकजा करने वाली, वो मेरा ख्याल है कि अब ख़त्म हो चुकी है। जाते जाते आखिरी इनपुट आपकी तरफ से, सेकेंड T20 में क्या क्या तब्दीली देखते हैं आप पाकिस्तान टीम में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी कोई चेंज करनी चाहिए। और जो टीम जिस टीम के साथ ये खेलें, क्योंकि 7 ओवर्स के बाद अगर आप चेंज कर दें 7 ओवर के मैच के बाद, तो फिर ये जो आपके यंगस्टर्स हैं उनके साथ ज्यादती होगी। बट सिडनी इज अ डिफरेंट कंडीशनल ग्राउंड, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, वहाँ पर थोड़ा बैटिंग को सपोर्ट मिलेगी, मगर उसमें टीम मेरा ख्याल है कि यही खेलनी चाहिए जिस तरह साहिबजादा फरहान है, या उसके बाद आपके हसीबुल्लाह खान खेले हैं और अब्बास अफरीदी है, तो मेरा ख्याल इनको कैरी करना चाहिए। ठीक है रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और वक्त जो है वो जोर का जोर का ख़त्म हो गया है। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।